हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बात समझ में आ गई आपको कि जो वर्क डन किया एक्सटर्नल फोर्स ने वो बराबर होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। पर ये तीनों आपका ग्राउंड है, ग्राउंड पे रोड को ऐसे खड़ा कर रखा है, तो इसके बीच में जो सेंटर ऑफ मास है ना उसकी हाइट को लेना। पूरी एल है तो सेंटर की ले लो L/2। ये आंसर अगर आपके पास आ गया है तो ये गलत है। क्यों गलत है सर? सो ये था हमारा आज का वीडियो पोटेंशियल एनर्जी के लिए, जिसके अंदर हमने समझा कि पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है। और हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर, और ये वीडियो हमारा थर्ड वीडियो है चैप्टर 6 के लिए। और आज के वीडियो के अंदर हम बहुत डिटेल में बेसिक से लेकर के एडवांस तक समझेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। आपने बहुत सुना होगा यार पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, पर डेफिनेटली जो 9th में आपने पढ़ा है वो बहुत एक हल्के लेवल पे था, सरफेस लेवल पे था पोटेंशियल एनर्जी के लिए। और जो आज के वीडियो के अंदर आप पढ़ेंगे, बाय गॉड कोई आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद पोटेंशियल एनर्जी के लिए। पोटेंशियल एनर्जी की बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात करूंगा, एडवांस डेफिनेशंस के बारे में भी बात करूंगा, साथ में पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कैसे करना है इसके बारे में बात करूंगा, और साथ ही इसके जो दो टाइप्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सुना होगा, क्वेश्चन आते हैं इस पे, और दूसरा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, उसके बारे में भी डिटेल में बात करूंगा आज के वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा कंसेप्ट आता है बेसिक लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है। I have the potential to teach. Yes, you have to potential to study. ऐसा है कि नहीं है? आपके पास पोटेंशियल है पढ़ने का, मेरे पास पोटेंशियल है पढ़ाने का। सही बात है ये। शेप एंड साइज के अंदर ऐसा माना जाता है दैट एनर्जी दैट इज रिस्पॉन्सिबल इन द चेंजमेंट इन शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज में अगर कोई चेंजमेंट होता है ना, तो वो उसके लिए जो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। मैकेनिकल एनर्जी के बारे में आपने सुना होगा, वैसे तो अगले वीडियो का कंसेप्ट है पर अभी नहीं। देखिए बस थोड़ा बता देता हूं। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है ना, सम होती है। जब आप काइनेटिक एनर्जी को पकड़ते हो, पोटेंशियल को पकड़ते हो, दोनों को जोड़ देते हो। फैन जिस एनर्जी से रोटेट करता है वो मैकेनिकल एनर्जी है। अब पोटेंशियल एनर्जी, आपके पास एक गन है, गन के पास पावर है, चाहे तो वो बुलेट को फायर कर सकती है। आपने बो और एरो देखा होगा, एरो को आपने खींचा, नाउ दिस एरो हैज द पोटेंशियल टू मूव। आपने जैसे ही छोड़ा, ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ आपने पढ़ रखा होगा कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, पर एनर्जी को आप बना नहीं सकते हैं, आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। जैसे एक बलून के अंदर आप हवा डालते हैं तो बलून क्या हो रहा है, उसकी शेप में चेंजमेंट होता है, आप देख पा रहे हैं शेप में चेंजमेंट होता जा रहा है। और जैसे ही वो फूटेगा तो क्या होगा, सारी पोटेंशियल एनर्जी साउंड में बदल जाएगी, साउंड एनर्जी में। यानी शेप में जब चेंजमेंट हुआ तो पोटेंशियल, आपने खींचा उसको, एरो शेप में चेंजमेंट आया होगा ना, शेप में चेंजमेंट है तो इसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। गन बुलेट को फायर कर सकती, गन के पास पोटेंशियल है, ही कैन फायर कर सकती है ना, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। आपने खिलौना कार देखी होगी, खिलौना कार में की लगाओ, यू हैव अप्लाइड सम कीज, आपने चाबी भरी, और चाबी भरने के बाद अब उसके पास चाहे तो पोटेंशियल, जैसे छोड़ोगे जाएगी ना कार, जाएगी ऐसे छोड़ती जाएगी, तो दिस कार हैज पोटेंशियल टू मूव। चाहो मतलब ये कार चाहे तो अब जा सकती है, इसके पास पोटेंशियल। डैम में पानी भरा हुआ है, डैम में पानी भरा हुआ है, अगर डैम की दीवारों को तोड़ दिया ना तो आसपास के एरिया में बाढ़ आ जाएगी, है कि नहीं? सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? आपने डैम की दीवारों को तोड़ा, डैम्स वाटर हैव पोटेंशियल टू मूव। शेप में चेंजमेंट है, शेप को हटा दो, दीवारों को हटा दो, फिर देखो क्या होता है, सारी पोटेंशियल जब काइनेटिक में बदलेगी, आसपास के गांव बह जाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी वो बेसिक, बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात करें तो जो शेप और साइज में चेंजमेंट की वजह से उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब शेप और साइज में चेंजमेंट किया जाता है तब पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर होती है किसी एक ऑब्जेक्ट में। स्प्रिंग को देखा होगा आपने, स्प्रिंग को जब कंप्रेस करते हैं ना, स्प्रिंग को जब कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस कर रखा आपने, शेप में चेंजमेंट किया, कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। छोड़ दो स्प्रिंग को, देखो क्या होता है, सारी एनर्जी काइनेटिक में बदल गई। हो सकता है कोई साउंड भी आए, इधर उधर जाए स्प्रिंग, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये तो बेसिक सी बातें हुई। एडवांस डेफिनेशन जो आपके क्लास 11th के अंदर जी मेंस नीट के लेवल वाली डेफिनेशन क्या होगी? द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम
equals to negative of work done by internal conservative forces in changing the configuration of the system। क्या मतलब है इस बात का? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मैंने कहा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को इंडिकेट किया जाता है आपके सिलेबस के हिसाब से यू से, है ना, यू से इंडिकेट करते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी को इंडिकेट किया जाता है किससे? यू से। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अरे चेंज क्या होता है यार? फाइनल माइनस इनिशियल। कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इस टाइम पे कोई एनर्जी है पोटेंशियल, कुछ चेंजमेंट हुआ, उसके बाद फाइनल, तो फाइनल में से इनिशियल निकाल दो तो क्या बचता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और मैंने कहा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल इक्वल्स टू, ये बराबर होगी किसके? जो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करेंगे, नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझ लेना। पर ये क्या है? देखो मैंने क्या कहा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेज। सारे बताऊंगा, इंटरनल कंजर्वेटिव, इंटरनल फोर्सेज क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या है, सारी बताऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताना था, और मैं बता क्या रहा हूं, ये जो डेल्टा यू है ये क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है चेंज इन, क्या बता रहा है आपको? चेंज इन पोटेंशियल, आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बता रहा है। क्या ये अच्छी बात है? आपको पोटेंशियल एनर्जी का नाम लेके और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताया जा रहा है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि यार पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया जा ही नहीं सकता। मैं तो क्या, आपको कोई भी नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी क्या है। इसके लिए एक एग्जांपल है हमारे पास। सपोज दैट यहां पे कोई भी एक सिचुएशन है आपके पास, जैसे कोई कंटेनर है। सपोज दैट आपके पास कोई कंटेनर है, ये कोई एक कंटेनर है, ओके, ये कोई कंटेनर है और इसमें आपने डाला हुआ है वाटर। क्या डाला हुआ है? वाटर। और इस वाटर के अंदर ब्लैक कलर को आपने मिक्स कर दिया है। इस वाटर के अंदर कौन से कलर को मिक्स कर दिया है? ब्लैक कलर को। यानी यहां तक जितना भी है ना वो सब ब्लैक ब्लैक हो चुका है। ये सब कुछ यहां तक क्या हो चुका है? ब्लैक हो चुका है। ठीक है, ब्लैक हो चुका है। कोई आता है और कोई आकर के इसके अंदर कुछ स्टोन डालता है, कुछ पत्थर के टुकड़े, है ना। यहां पे हमारे पास ये कुछ पत्थर के टुकड़े हैं, ठीक है, ये कुछ पत्थर के टुकड़े हैं, दीज आर द स्टोन, ये कुछ स्टोन्स हैं। और इसमें एक एक करके स्टोन डालता है। लेकिन इसमें जब वो पर्सन आया था इस कंटेनर के अंदर, तो पहले भी इसमें कुछ स्टोन के टुकड़े पड़े हुए थे, पर उसको दिखाई नहीं दिए। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर है ना, इसका कलर कैसा था? बिल्कुल ब्लैक था। इसका कलर कैसा था? बिल्कुल ब्लैक। अब आपसे पूछता है, आप यहां आके खड़े हो गए, आपने कंटेनर देखा, भाई बता इसमें पत्थर के टुकड़े कितने हैं? तो आपने देखा यार इसमें पत्थर के टुकड़े, मैं कैसे बता सकता हूं, कैसे बताऊं इसमें पत्थर के टुकड़े कितने हैं? क्यों? क्योंकि आपको दिख ही नहीं रहा, क्योंकि कलर इसमें मिलाया हुआ है, जिसकी वजह से सब ब्लैक ब्लैक हो रखा है। आप इसमें चेक कैसे करोगे कि पत्थर के टुकड़े कितने हैं? तो आप नहीं बता पाओगे, डेफिनेट सी बात है। लेकिन आपने आज ये किया कि आज आप यहां पे मार्क करके चले गए, आपने एक मार्क कर दिया, ठीक है, आपने एक मार्क कर दिया और आपने बोला कि कल मेरे से पूछ लेना कि इसमें पत्थर के टुकड़े कितने हैं। तो जब कल आप आए तो आपने देखा कि जो वाटर का लेवल था, जो वो यहां से बढ़ के यहां जा चुका था। आपने देखा जो वाटर का लेवल था वो यहां नीचे वाले लेवल से बढ़ के थोड़ा सा ऊपर जा चुका था। और आपको यह पता था कि एक पत्थर का वॉल्यूम कितना है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास थी कि एक स्टोन का वॉल्यूम कितना है। तो जितने स्टोन डाले होंगे वाटर का, उतना ही वॉल्यूम बढ़ा होगा। अरे यार वो कंकड़, वो थ्रस्टी क्रो वाली कहानी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी तुमने? वहां पे आपके पास एक कंटेनर था, मतलब क्रो के पास एक कंटेनर था और उसने पत्थर डाले, पानी ऊपर आ गया और उसने पानी पी लिया।
तो जितने पत्थर उसने डाले, जितना वॉल्यूम उसमें इंक्रीज होता गया, उतना ही वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज, यानी वाटर ऊपर आता गया होगा, सीधी सी बात है। तो आज आपने जो मार्क लगाया था उससे आप देख सकते हो कि थोड़ा वाटर है वो ऊपर आ चुका है। अब आपने देखा हाँ वाटर इतना ऊपर आया, तो आपने वॉल्यूम को फाइंड किया, फिर आपने एक स्टोन के वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर दिया। बोला कि 4 पत्थर डाले तुमने इसमें, तुमने क्या बोला, बोले तुमने इसमें 4 स्टोन डाल दिए, 4 पत्थर डाल दिए। बोले अच्छा 4 पत्थर डाले, तुझे कैसे पता? बोले तेरे को पता नहीं है, मैं कल यहां मार्क लगा के गया था। ठीक है, और जितना वॉल्यूम बढ़ा उस वॉल्यूम को मैंने डिवाइड कर दिया एक स्टोन के वॉल्यूम से, तो मेरे पास 4 आ रहा है। तो इसका मतलब 4 पत्थर तुमने इसके अंदर डाले थे। अब कल आपसे और पूछे, फिर अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि एक बात बता कि इसमें टोटल स्टोन कितने हो गए। इतना ही ज्ञानी है ना तू, तो ये बात बता दे कि भाई इसमें टोटल स्टोन है वो कितने हो चुके हैं। आपने बोला ये तो नहीं पता देख, क्योंकि आपके वाटर का कलर कैसा है, बिल्कुल ब्लैक है, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने वाटर हैं, ये मैं नहीं बता सकता। तो आपने इस पॉइंट को क्या मान लिया, रेफरेंस पॉइंट। आपने इस पॉइंट को क्या मान लिया, रेफरेंस पॉइंट। आपने इस पॉइंट को माना रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट से आप ये बता सकते हो कि एनर्जी बढ़ी है कि कम हुई है, मतलब पत्थर बढ़े हैं कि कम हुए हैं। तो यार पोटेंशियल एनर्जी का कैसे बता पाओगे? मतलब अगर आपने जैसे मान लो स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस किया है, तो तुम्हें पहले क्या पता कि उसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी थी, क्या पता? हाँ, लेकिन अगर तुम्हें कोई बोल दे कि जब स्प्रिंग नॉर्मली रखी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और फिर अब इसको कंप्रेस करने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या इंपैक्ट आया, तब तो तुम बता सकते हो। क्योंकि एक उस पॉइंट पे अगर 0 थी तो कंप्रेस किया तो कुछ ना कुछ चेंजमेंट तो आया होगा ना। तो ये इस बात का आंसर आप दे सकते हो, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो बताया जा सकता है, पर एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी नहीं बताई जा सकती। एक रेफरेंस पॉइंट को मानना पड़ेगा। फाइनल में से इनिशियल तो तुम कर सकते हो, अगर तुम्हें कोई इनिशियल बता दे, जैसे पॉइंट बता दिया था तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया, लेकिन ऐसे तुम नहीं बता सकते। ठीक है, ये कोई बोले मार्कर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, तुम्हें क्या पता यार। तुम्हें बोल दे अब 0 है, इसको कंप्रेस कर दिया, मान लो स्प्रिंग होती, अब बता, चेंज बता देते तुम। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो बताया जा सकता है। मैंने क्या बोला डेफिनेशन में, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम की बात हो रही है। इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम क्या है, ये जो एनर्जी चेंज हो रही है ना, सिस्टम की वजह से हो रही है, यानी एक सिस्टम की हो रही है। और ये सिस्टम है किन्हीं भी 2 पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन। समझ पा रहे हो, ये 2 पार्टिकल्स हैं, इनको मिला के बन गया एक सिस्टम। एक अकेला ऑब्जेक्ट क्या ही सिस्टम बनाएगा, जब 2 चीजें एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तब बनता है सिस्टम। तो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का चेंजमेंट इस सिस्टम के अंदर लग रहे इंटरनल फोर्सेज के, इंटरनल कंजर्वेटिव क्या होता है बताऊंगा, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेज के क्या होता है, इक्वल होता है, इनके नेगेटिव के इक्वल होता है। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लो। अब पता लगाते हैं जिन इंटरनल फोर्सेज की वजह से ये वर्क डन हो रहा है, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेज, ये इंटरनल फोर्सेज हैं क्या। तो मैंने कहा एक सिस्टम है कोई आपके पास, जैसे एक ये पूरा एक कोई भी आपके पास ये सिस्टम है, और इस सिस्टम में 2 ऑब्जेक्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं ए और दूसरे ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं बी। ठीक है, ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। ए ने बी पे कुछ फोर्स लगाया और बी ने ए पे कुछ फोर्स लगाया। ए ने बी पे कुछ फोर्स लगाया और बी ने ए पे कुछ फोर्स लगाया, लेकिन कोई बाहर से आके तीसरा सी इन पे फोर्स नहीं लगाना चाहिए। अगर सी फोर्स लगाएगा ना तो फिर वो एक एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, वो इंटरनल फोर्स नहीं होगा। तो ये दोनों अगर इंटरनली एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगा रहे होंगे तो इन्हीं को क्या कहा जाएगा, एक सिस्टम के जो इंटिटीज हैं, एक सिस्टम के जो इंटिटीज हैं वो जो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं उनको इंटरनल फोर्सेज कहा जाता है। ये बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। यानी बाहर से तीसरा कोई सी नहीं आ सकता, डी नहीं आ सकता, बी तो है ही इसके अंदर सिस्टम में, तो ए बी के अलावा कोई दूसरा कोई फोर्स लगाना नहीं चाहिए बाहर से। और ए बी को हमने क्या मान लिया है, पूरा एक सिस्टम मान लिया है, इसको हमने क्या माना, एक सिस्टम। तो सिस्टम के अंदर जितने एंटिटीज होते हैं, जितने कंपोनेंट होते हैं, 2 हैं 3 हैं, इसमें सी भी हो सकता था साथ,
लेकिन कम से कम दो तो होने चाहिए, दो पार्टिकल तो होने चाहिए। तो ये तीनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते, बाहर से डी नहीं आना चाहिए था अगर तीन होते तो बाहर से कोई आना नहीं चाहिए। अगर बाहर से कोई आके फोर्स लगाएगा तो उसको आप बोलेंगे क्या, एक्सटर्नल फोर्स, वो इंटरनल नहीं होगा। अब मैंने बोला इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या है उनकी बात समझ लो। कंजर्वेटिव फोर्सेज, इन फोर्सेज के थ्रू किया गया वर्क डन, इन फोर्सेज के थ्रू किया गया वर्क डन कभी भी डिपेंड नहीं करता है इनके पाथ पे। अगर कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क डन किया है ना, वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, इंटरनल तो हो गया, समझ में आ गया आपको, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाने चाहिए, कोई बाहर से तीसरा नहीं आना चाहिए। तो अगर इंटरनल फोर्सेज ने वर्क किया है, जैसे यहां पे इसको पॉइंट को यहां पे मान लो ए, ठीक है, यहां पे पॉइंट ए मान लो और यहां पे इधर मान लो आपका पॉइंट बी, ओके, और ए और बी दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, इंटरनल फोर्स हो गया। लेकिन मान लो कि ये फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, जो ये फोर्स लग रहे हैं ना, ये कैसे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। मान लेते हैं कोई बाहर से कोई फोर्स इस पे एक्सटर्नली वर्क कर ही नहीं रहा, ये जो सिस्टम है ना हमारा, केवल इस पे इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स से काम कर रहे हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्सेज वो होते हैं जिनके थ्रू किया गया वर्क डन उनके पाथ पे डिपेंड नहीं करता, उनके पाथ पे डिपेंड नहीं करता। द वर्क इज डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेज इज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, यानी किस रास्ते से ये लगे इस पे डिपेंड नहीं करता। इनके थ्रू किया गया वर्क डन केवल डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। देखो हमें पता है कि वर्क डन इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो एफ वेक्टर और इनटू में क्या हो जाएगा, डी आर वेक्टर, ऐसा ही होता है यार। फोर्स का तो आपको पता ही है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। अब वर्क डन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो फोर्स पे और एक डिस्प्लेसमेंट पे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो फोर्सेज होते हैं ना, अगर ये फोर्स कैसा हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो, ये फोर्स अगर कंजर्वेटिव फोर्स हो तो ये डिस्प्लेसमेंट का रास्ता क्या था, ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, डिपेंड करता ही नहीं है, करता ही नहीं है। आपने स्टार्ट यहां से किया, ठीक है, आपने, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, आप तो ये देखो, ठीक है, आपका स्टार्ट पॉइंट क्या था और आपका फोर्स लगाने के बाद जो एंडिंग पॉइंट क्या था, ये केवल उस पे डिपेंड करते हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट क्या था और एक एंडिंग पॉइंट क्या था, ये केवल उसी पे डिपेंड करते हैं। ये बीच का जो रास्ता है उस पे डिपेंड करते ही नहीं। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए मैं कह देता हूं कि जो ये कंजर्वेटिव फोर्सेज है ना, इनके थ्रू कभी भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती नहीं है। दे डोंट प्रोड्यूस द हीट एनर्जी, कभी हीट एनर्जी आप देखोगे नहीं, कभी भी जो हीट एनर्जी है वो कंजर्वेटिव फोर्सेज से प्रोड्यूस नहीं होगी, कभी भी हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे ही नहीं। ये क्या करते हैं, ये करते हैं केवल काइनेटिक एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देते हैं पोटेंशियल एनर्जी में। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देखो, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल, मान लो यहां से फोर्स लगाना स्टार्ट किया था, सपोज दैट यहां से फोर्स लगाना स्टार्ट किया था, एनर्जी चेंज हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, एनर्जी किसमें चेंज हो गई, काइनेटिक में। अब वापस ये एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। अगर कोई बोले ना क्लोज लूप के अंदर किया गया जो वर्क डन है और अगर उसमें फोर्स लग रहा हो वो कौन सा हो, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स हो, कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क डन कर रहा हो तो एक क्लोज लूप के अंदर किया गया वर्क डन हमेशा जीरो होगा। क्या यहां से आपने स्टार्ट किया और वापस आपने यहीं पे एंड किया, क्लोज लूप में तो ऐसा ही होता है, आप यहां से जर्नी स्टार्ट करते हो और उसके बाद यहीं पे आके एंड कर देते हो। क्लोज लूप का मतलब समझते हो कि नहीं समझते, सर्कुलर नहीं बोल रहा मैं, क्लोज लूप बोल रहा हूं, क्लोज बंद होना चाहिए बस, ठीक है ना। तो आपने यहां से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और वापस से यहीं पे अपनी जर्नी को एंड किया, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो सेम हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो क्या वर्क डन जीरो नहीं होगा, वर्क डन जीरो होगा कि नहीं होगा। तो एक क्लोज लूप के अंदर अगर कंजर्वेटिव फोर्सेज वर्क कर रहे हैं तो हमेशा जो वर्क डन है वो जीरो होता है। यहां पे लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक क्लोज लूप है ना, एक क्लोज लूप के अंदर जो वर्क डन किया जाता है किसके थ्रू, कंजर्वेटिव फोर्सेज के थ्रू, वो हमेशा कैसा होता है, जीरो होता है। इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेज
वर्क डन करते हैं एक क्लोज लूप के अंदर, वो हमेशा आपको क्या देखने को मिलता है, जीरो। कंजर्वेटिव फोर्सेज हीट एनर्जी को कभी प्रोड्यूस करते ही नहीं है, ये सारी काइनेटिक एनर्जी को बदल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी में। इसका जो एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे रहा था कि मून हमेशा अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखिए आप, जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, इतनी एनर्जी कहां से आ रही है, यह एनर्जी इतनी कहां से आ रही है, लगातार रोटेट करे जा रहा है मून अर्थ के चारों तरफ, एक दिन तो एनर्जी खत्म होनी चाहिए, पर एक बार काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, फिर से वो पोटेंशियल में बदल जाती है, फिर से काइनेटिक में चेंज होती है, फिर से पोटेंशियल में बदल जाती है, फिर से काइनेटिक में चेंज होती है, फिर से पोटेंशियल में बदल जाती है। ये कभी भी हीट एनर्जी की फॉर्म में वेस्ट करते ही नहीं है, ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते ही नहीं है। ये क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर देते हैं। हमेशा ये काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देते हैं पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, ठीक है। और एग्जांपल ले लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज के बीच जब फोर्स काम करता है ना, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसमें भी ऐसा ही होता है, वो भी कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेज का मतलब ये समझ लो बस कि जब कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा तो जिधर से वो फोर्स वर्क कर रहा है, जो रास्ता क्या है फोर्स के वर्क करने का, पाथ पे डिपेंड नहीं करते, ये केवल डिपेंड करते हैं इनिशियल पोजीशन और फाइनल, दोनों को पकड़ो, इनिशियल और फाइनल बस दोनों को पकड़ो, केवल इन पे ही डिपेंड करते हैं। समझ पा रहे हो आप, ये केवल काइनेटिक एनर्जी को किस में बदल देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में बदल देते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अच्छा, सिस्टम क्या है, इसको और ज्यादा बेटर वे में समझने के लिए कि हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। देखो क्या, नॉर्मली आपको अगर कोई पूछा जाए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप यही बताओगे कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh, ऐसा बताओगे आप, यही पढ़ रखा है आपने। लेकिन ये एनर्जी किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की नहीं हो सकती है। कैसे, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक ग्राउंड है, ग्राउंड एक ही होता है, और ये हमारा ग्राउंड है, और हमने ग्राउंड से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, हमने इस ग्राउंड से ऊपर की तरफ इस बॉल को फेंका। जब हमने ऊपर की तरफ फेंका तो हमसे किसी ने बोला कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ। एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी तो बताई जा ही नहीं सकती ना, ये जो आप आज तक पढ़ते थे ना, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ना, गलत। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका था, मान लो कि ये h हाइट पे गई, तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ। तो क्या ये बॉल की एनर्जी में चेंज हुआ? नहीं। क्या बॉल की शेप और साइज में कोई चेंजमेंट हुआ? अरे यार, जब हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज में चेंजमेंट होगा तभी पोटेंशियल एनर्जी आके उसमें स्टोर होगी, तभी उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। क्या ये हुआ? तो ये एक सिस्टम है, ध्यान रखिए, ये एक सिस्टम है। मैंने क्या बोला? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब कि ग्राउंड, ये जो आप देख रहे हो ना, ग्राउंड और साथ में ये बॉल, ये दोनों, ये सिस्टम का एक पार्ट हो गया, ये सिस्टम का दूसरा पार्ट हो गया। ये बॉल और ग्राउंड ने मिलकर एक सिस्टम बना लिया है, और ये ग्राउंड और बॉल के सिस्टम की एनर्जी में चेंजमेंट आया है mgh। इस बात को आप ध्यान रख लेंगे कि यहां पे ये जो एनर्जी है ना, इस बॉल की चेंज नहीं हुई है, क्योंकि बॉल तो अकेला है, ये तो इसकी पोटेंशियल, इसके शेप साइज में कोई चेंज आया ही नहीं। आपने इस बॉल को ऊपर की तरफ जब फेंका ना, तो जो चेंजमेंट आया वो किस में आया है? इस पूरे सिस्टम की एनर्जी में चेंजमेंट आया है। यानी जो चेंजमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी है, चेंजमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? ये आपका बॉल एंड प्लस ग्राउंड, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में चेंजमेंट है, और ये कितना आया है आपका? mgh। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इससे आप समझ पाए होंगे कि एक सिस्टम क्या है, और सिस्टम के अंदर ये दोनों, देखो बॉल और ग्राउंड ही फोर्स लगा रहे हैं। ये जो ग्राउंड ना फोर्स लगा रहा होगा इस बॉल पे नीचे की तरफ, mg, अरे लगा रहा होगा ना, ये इंटरनल फोर्स है, ग्राउंड ने लगाया तो इंटरनल है, कोई तीसरा तो नहीं है ना बाहर से। मैंने तो बॉल पे फोर्स लगाया नहीं है, बॉल और ग्राउंड दोनों सिस्टम है, ग्राउंड ने बॉल पे फोर्स लगाया, इनका इंटरनल मामला है, हमें क्या, एक्सटर्नली मैं नहीं गया इस पे फोर्स लगाने के लिए। तो क्या बोला था शुरू में? इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स।
और कंजर्वेटिव फोर्स कभी भी हीट एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करते, ये हमेशा पोटेंशियल यानी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। ये बात आपको पता चल गई है। हाँ, कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं वो उनके थ्रू किया गया वर्क डन पाथ पे भी डिपेंड नहीं करता है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। केवल ये आपका काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और कहीं अगर कंजर्वेटिव फोर्सेज एक लूप के अंदर काम कर रहे हैं, तो बंद लूप में काम कर रहे हैं, तो इनका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है। पता नहीं कहां से होते हुए क्या फोर्स लगा, कोई मतलब नहीं, इनिशियल फाइनल सेम है, तो इनका जो वर्क डन है वो भी जीरो हो जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है इनके हिसाब से, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेज है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ये एक एग्जाम्पल हो गया आपके पास जिससे आप समझ सकते हो चीजों को। एक और डेफिनेशन हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी की, जिसको आप बोल सकते हैं अल्टरनेटिव डेफिनेशन। क्या होगी ये? अभी तक तो मैं बात कर रहा था इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेज की, एक सिस्टम पे इंटरनली फोर्स क्या लग रहा है। बाहर से मान लो कोई फोर्स लगाए, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लिख रहा हूं इसको, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को यू से इंडिकेट कर रहे हैं, और डेल का मतलब क्या होता है, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो सकता है किसके, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के। वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ई का मतलब एक्सटर्नल और एफ का मतलब फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के बराबर भी हो सकता है। ये कैसे हुआ सर? देखो, आपके पास कोई भी एक सिस्टम है, ये हमने यहां पे लिख दिया सिस्टम, तो ये है हमारा सिस्टम। इस सिस्टम में दो पार्टिकल मान के चलते हैं ए बी, यहां पे एक पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है। ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, इनके बीच का मामला है, आपस का मामला है, हमें कोई मतलब नहीं। जो पहले वाली डेफिनेशन थी वो बिल्कुल ठीक है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ये बात, उसको छोड़ दो एक बार। अभी बाहर से कोई आता है और इस पे फोर्स लगाता है एक्सटर्नल, बाहर से कोई आता है और इस पे लगाता है एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, देखो क्या बोला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो सकता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये कैसे होगा? तो जब ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये क्या क्या कर सकता है इसमें, देखो नंबर एक, पहली चीज ये क्या कर सकता है कि इसको मूव करवा सकता है फ्रिक्शन के रूप में। अगर आपकी सरफेस फ्रिक्शनलेस हो, जब आप इस सिस्टम पे फोर्स लगा रहे हो ना, तो फ्रिक्शन एब्सेंट होना चाहिए। तो अगर फ्रिक्शन अवेलेबल ही ना हो, फ्रिक्शन फोर्स है वो अवेलेबल ही ना हो, आपके पास फ्रिक्शन फोर्स हो ही ना, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ये फोर्स यहां से बाहर से लग रहा है, ये क्या कर सकता है, इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा सकता है। हो सकता है ऑब्जेक्ट चलने लगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी हो गई भाई। या तो फ्रिक्शन, ये ऑब्जेक्ट है ना रखा हुआ है आराम से, इस पे किसी ने फोर्स लगाया, तो अगर ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो फ्रिक्शन काम कर रहा है सरफेस की वजह से, तो वो अपोज करेगा, तो वर्क डन हो गया ना। पर नहीं, अगर फ्रिक्शन तो है ही नहीं, सरफेस हो फ्रिक्शन लेस है, मतलब इस पे अगर कोई फोर्स लगाएगा तो ये चलेगा ही चलेगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकता है दूसरा, ये जो चेंज कर सकते हैं, ये जो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया, इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे कह देता हूं कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है उसको आप मान लेते हैं कांस्टेंट, बोले कि आप बता क्या करेगा, एक्सटर्नल फोर्स को बोले मैं इसके फ्रिक्शन पे इफेक्ट करूं, बोले फ्रिक्शन है ही नहीं। बोले मैं इस ऑब्जेक्ट को चलवा दूंगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट चलने लगा मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। बोले मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दूंगा, बोले क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, आप बता क्या करेगा। सबसे पहला क्या बोला कि भाई फ्रिक्शन फोर्स है ना, फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है, जीरो है। क्या बोला, फ्रिक्शन फोर्स है जीरो है। बोले काइनेटिक एनर्जी बदल दूंगा, बोले ऑब्जेक्ट है ना, इसको ऐसा चिपका दिया हमने, बोले ये बदलेगी नहीं, इसकी काइनेटिक एनर्जी को तू बदल ही नहीं सकता, इसकी स्पीड को तू चेंज कर ही नहीं सकता, बिल्कुल कांस्टेंट कर दिया हमने इसको। बोले अब क्या करेगा, बोले तीसरा तो मेरे पास एक काम और बचता है, मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर सकता हूँ, या हीट प्रोड्यूस हो सकती है यहाँ से। बोले हीट प्रोड्यूस भी नहीं कर सकता, तो ये ले, जो हीट प्रोड्यूस है ना, जो हीट प्रोड्यूस्ड है, बोले उसको भी ये ले जीरो कर दिया। जो हीट है ना वो भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। बोले हीट प्रोड्यूस भी नहीं कर सकता, बोले ना, तो क्या करेगा, बोले मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी में तो चेंज कर सकता हूं। बोले हाँ वो कर सकता है। क्या है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में अब जो चेंज होगा वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में
होगा। और क्या बोला हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल इक्वल्स टू वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंजमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये बोला मैंने। आ गई बात। लेकिन इसके लिए कंडीशंस हैं भाई, शर्तें हैं, वो शर्त है उनको तो पालन, उसका फॉलो हमें करना ही करना पड़ेगा। शर्तों को फॉलो किए बिना टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। कंडीशन क्या है, पहले सबसे पहले मैंने आपको ये बताया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, वो बात आपको पता चल गई। दूसरा मैंने बोला ये डेफिनेशन आपको माननी है, पर एक और अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी हो सकती है, वो ये हो सकती है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज, कि बाहर से कोई फोर्स लग रहा है ना, बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसके बराबर भी उसने जितना वर्क डन किया उस फोर्स ने बाहर से आकर के वो भी चेंज हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। पर शर्त ये है कि सबसे पहला फ्रिक्शन फोर्स सरफेस पे जीरो होना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट रखा है हमारा, हमने बोला ये बाहर से फोर्स आया, बोले मैं इस पे काम करूंगा, बोले क्या काम करेगा, बोले मैं इसको मूव करवाऊंगा, बोले फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, बोले फ्रिक्शन है ही नहीं, अब बता आगे क्या करेगा, बोले कि यार काइनेटिक एनर्जी तो होगी, मैं इस ऑब्जेक्ट को जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करवा दूंगा, फ्रिक्शन तो नहीं है ना, बोले ऑब्जेक्ट को मूव करवा दूंगा। तो हमने बोला काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, अब बता अब क्या करेगा, बोले काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई, बोले अच्छा, बोले कि मैं हीट प्रोड्यूस करवा दूंगा, मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा इस ऑब्जेक्ट का, बाहर से फोर्स लगाऊं, इतना फोर्स लगाऊंगा कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो गर्म हो जाएगा, हीट एनर्जी बढ़ जाएगी, बोले हीट एनर्जी ले जीरो कर दी। अब बता अब क्या करेगा, बोले कि अब मैं एक चीज तो कर ही सकता हूं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज तो कर ही सकता हूं। तो अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस हो, काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट कर दिया जाए, हीट प्रोड्यूस जीरो हो, तब एक ही रास्ता बचता है, जो बाहर से इस सिस्टम पे बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो केवल क्या करवा सकता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करवा सकता है। और वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा, बाहर से लगाए गए एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू किए गए वर्क डन के बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई, बात समझ में आ गई आपको कि जो वर्क डन किया एक्सटर्नल फोर्स ने वो बराबर होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। पर ये तीनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए, ये तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब पॉइंट आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या आता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा। जब ग्रेविटी भी सिस्टम के साथ शामिल हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है, ऐसी सिचुएशन में ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स काम कर रहा है, जो फोर्स काम करता है, एक सेकेंड बात करेंगे इस बारे में, रुको। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इसमें, कि जैसे ऊपर एक पहाड़ पे एक पत्थर रखा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, चेंज इन पोटेंशियल। तो इसके लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट तो मानना पड़ेगा। तो यहां पे आप मान लो कि ये एक रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट के बिना तो आप चेंज बता ही नहीं पाओगे। वही सिंपल सी बात मैंने बताई थी, कंटेनर है जिसमें ब्लैक वाटर है, आपको पता ही नहीं अंदर कितने स्टोन पड़े हुए हैं, नहीं बता सकते ना, ठीक है। लेकिन एक रेफरेंस पॉइंट मान ले, इस पॉइंट पे लगा दो, अब जितना ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा बता सकते हो, ठीक है। तो इसको आपने मान लिया रेफरेंस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको मान लो जीरो। रेफरेंस पॉइंट का मतलब यही होता है, इस पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लो, जीरो। ये है आपका एक स्टोन, अगर ये h हाइट ऊपर चला जाए, अगर ये h हाइट ऊपर चला जाए, अगर ये h हाइट ऊपर चला जाए ना, तो h हाइट के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंजमेंट होगा mgh। अगर ये h हाइट नीचे आ जाए अपने रेफरेंस पॉइंट से, देखो ये रेफरेंस पॉइंट है, इससे अगर ये h हाइट नीचे आ जाए, अगर ये इससे h हाइट नीचे आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंजमेंट होगा -mgh। ये बात आपको समझ में आ गई। शुरू में हम आपको डेफिनेशन बताई गई थी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेज, बताया था। यहां पे मैं सिस्टम किसको मान रहा हूं, ये सिस्टम मेरा एक तो स्टोन है, ये स्टोन, और साथ में ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड और स्टोन, ये मेरा तो सिस्टम यही है ना। सिस्टम में बाहर से कोई आ नहीं रहा है, एक स्टोन है एक ग्राउंड है।
यही मेरे सिस्टम का काम कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे पे क्या कोई फोर्स लगा रहे हैं? ध्यान से समझना। ये ग्राउंड इस पे फोर्स लगा रहा है mg, आपने पत्थर को फेंका ऊपर, लेकिन इस स्टोन पे नीचे की तरफ एक फोर्स ग्रेविटी लगा रही है, ग्राउंड लगा रहा है क्या? mg, मास इनटू ग्रेविटेशन। तो क्या ये इंटरनल फोर्स हुआ कि नहीं हुआ? यह का अंदरूनी मामला है भाई, ग्राउंड और स्टोन दोनों के आपस का मामला है। हमने तो बाहर से कुछ नहीं किया, ग्राउंड ने लगाया ना स्टोन पे। जब ग्राउंड स्टोन पे लगाए, स्टोन ग्राउंड पे लगाए, हमें क्या? तो ग्राउंड ने स्टोन पे फोर्स लगाया, कौन सा लगाया? इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, और वही तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना फोर्स लगाया रे? कितना फोर्स लगाया? mg। तो मैं कहूंगा वर्क डन बाय mg। ठीक बात है, मैं सही कहूंगा, वर्क डन बाय mg इसके बराबर होना चाहिए। अरे मैं कहता हूं ना इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स के, और इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ये ग्राउंड लगा तो रहा है, mg लगा रहा है, तो mg के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा उतना ही चेंज आएगा मेरी पोटेंशियल एनर्जी में, इस स्टोन में। अच्छा देखो, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। वर्क डन होता है, हमें पता है कि जो वर्क डन है ना वो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये वेक्टर नहीं लगाना चाहिए बीच में, मतलब क्रॉस नहीं लगाना चाहिए, डॉट रहने देते हैं। तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा होता है कि नहीं होता? अब देखो, इसके थ्रू किया गया वर्क डन कितना है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगाया रे? mg लगाया, माइनस तो बाहर है, फोर्स कितना लगाया? mg लगाया, ये लो mg लगा दिया। लेकिन mg कहाँ की तरफ लगाया? नीचे की तरफ। ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, अरे ऑब्जेक्ट ऊपर डिस्प्लेस हुआ, फोर्स तो नीचे लग रहा है, क्या अपोजिट डायरेक्शन हो गई? तो माइनस आएगा कि नहीं आएगा? माइनस। और कितनी हाइट पे गया ऑब्जेक्ट? h हाइट पे गया, तो mg इंटू h हो गया कि नहीं हो गया? क्या मैंने यहाँ पे कोई मिस्टेक करी? अरे सही तो लिखा यार, जैसा मैंने शुरू में डेफिनेशन में बताया था वैसा ही तो लिखा आपको। अच्छा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा mgh। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा mgh। अरे वही तो कह रहा हूँ मैं कि ऊपर जाएगा तो चेंज आएगा पोटेंशियल एनर्जी में, वो कितना आएगा? mgh। ये पूरे सिस्टम की एनर्जी है, ग्राउंड और स्टोन की, केवल स्टोन की एनर्जी नहीं है। नीचे जाते तुम माइनस एच तो निकाल लो उसी फॉर्मूला से, mgh करते पर नेगेटिव नहीं आता तो माइनस mgh हो जाता। मैंने पहले ही कहा यहाँ पे माइनस mgh लिखा हुआ है, ये चेंजमेंट आएगा अगर h हाइट नीचे की तरफ जाते। पर रेफरेंस पॉइंट बड़ा जरूरी है। बीच में आपने मान लिया इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। अब ऊपर जाओगे तो तुम चेंज बता सकते हो, नीचे जाओगे इससे तो भी चेंज बता सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बहुत बढ़िया एग्जांपल, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन। ये तो बात थी एक पत्थर की, भैया आपने एक पत्थर को ऊपर फेंका, लेकिन क्या हो अगर आपको एक रोड दे दी जाए? क्या हो आपको एक रोड दे दी जाए? अभी तो आपको बोला कि स्टोन को ऊपर फेंक दिया हमने ग्राउंड से h हाइट पे, लेकिन रोड के साथ क्या हो गया? देखो, ये आपका ग्राउंड है और बोले ये आपकी रोड है, ये लो ये आपकी रोड है, और इसकी लेंथ है ना, बोले ये दे दी आपको लेंथ इसकी l, और इस रोड को सीधा खड़ा कर दिया हमने। ठीक है, इस रोड को सीधा खड़ा कर दिया, और इस रोड का जो मास है ना, बोले ये बोले m है, इस रोड का वहां से बोले m है। अब बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है? और बोले तुम मान लो अपना रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड पे, ये तुम्हारा ग्राउंड है, मान लो इस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो 0 है, ये लो रेफरेंस पॉइंट हमने ग्राउंड को ले लिया। ठीक है, बोले अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना है? आप क्या करोगे? बोले सर mgl, हाइट ही तो चेंज हुई है, लेकिन ग्राउंड से हाइट है क्या रोड की? l। तो इसके लिए आप सेंटर को लेंगे, ये जो सेंटर है ना, सेंटर ऑफ मास, इसको आप लेंगे, बिल्कुल एकदम सेंटर को लेंगे, उसी की हाइट लेंगे। क्या सेंटर तक इसकी हाइट l/2 होती है? क्या यहाँ तक, मतलब इस सेंटर तक, क्या इस सेंटर तक इसकी हाइट है वो h/2 होती है? क्या इस सेंटर तक मतलब l/2 होती है? सॉरी, पूरी l थी ना, इधर लिख देता हूँ। क्या सेंटर तक इसकी हाइट l/2 होती है? बिल्कुल होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हाइट ये आधे तक माननी पड़ेगी, पूरी हाइट आप मान के नहीं चल सकते। तो जो आपका पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो इस बार mgl ना आकर के आ जाएगी mgl/2। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो चेंजमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा भाई, फॉर्मूला तो वही रहेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। ग्राउंड ने इस पे फोर्स लगाया mg तो लगी रहा है, पर लेंथ ये तो ग्राउंड से तो यार
एल हाइट पे गया ही नहीं है, ये तो पूरी रोड की लेंथ है ना, रोड को ऐसे खड़ा कर रखा है। ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड पे रोड को ऐसे खड़ा कर रखा है, तो इसके बीच में जो सेंटर ऑफ मास है ना उसकी हाइट को लेना, पूरी एल है तो सेंटर की ले लो L/2, उसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपने आप में, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। अब एक क्वेश्चन दिया जाता है आपको, और क्वेश्चन के अंदर देखो क्या कहता है कि ये है आपका ग्राउंड, ये कोई टेबल मान लो, ग्राउंड मान लो, जो भी है, ये टेबल है आपकी, ये टेबल है, और आपसे कहता है कि इस टेबल के ऊपर एक चैन रखी हुई है, इस टेबल के ऊपर क्या रखी हुई है, एक चैन, और वो चैन है ना कुछ इस तरह से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, वो चैन कुछ इस तरह से नीचे की तरफ आ रही है। तो ये टेबल को आपको कहता है कि टेबल आपका क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, टेबल है ना वो आपका क्या है, रेफरेंस पॉइंट, मतलब जहां पे रेफरेंस पॉइंट होता है वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको अपन जीरो मान लेते हैं, सही बात है। तो इसको कह रहा है कि टेबल को तुम रेफरेंस पॉइंट मान लो, और ये टेबल है ना वो नीचे लटकी हुई है, कितना मान लो पूरी इस चैन की लेंथ है L, और ये नीचे लटकी हुई है L/2, मतलब आधी चैन है ना वो नीचे लटकी हुई है, आधी चैन नीचे की तरफ लटकी हुई है साइड में, और ऊपर से कोई इसको खींचने लग रहा है, इस चैन के ऊपर कोई इधर से लगा रहा है फोर्स, इस चैन को ऊपर से कोई खींचने लग रहा है ऐसे बाहर की तरफ। तो आपसे पूछता है कि आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होगा। और इस पूरी चैन का जो मास है ना आपको दे दिया गया है कि पूरी चैन का जो मास है वो क्या है, m है, ये आपको दे दिया है। तो ऊपर से खींचने पे आप ये बताओ चेंजमेंट कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी में। तो भाई सिस्टम है आपका एक चैन और ग्राउंड या टेबल जो भी मान रहे हो, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो चेंजमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन ऑफ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। अब इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क डन कितना किया, क्या mgh किया, क्या mgh किया। चेंजमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, यही होता है। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और ये हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अरे इस बार एक्सटर्नल फोर्स लग गया, देखो बाहर से, ये सिस्टम की बात नहीं हो रही, बाहर से कोई फोर्स लगाने लग रहा है, बाहर से जब कोई फोर्स लगा रहा है। अच्छा, चेंजमेंट पोटेंशियल एनर्जी में कितना आया, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, देखो ये जब पूरी चैन ऊपर आ जाएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, अरे रेफरेंस पॉइंट है तो जीरो हो जाएगी, इस पॉइंट पे इसकी पूरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, माइनस क्या बच गया, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इसी की बात होगी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क डन कितना किया, देखो अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट चल रहा है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाता है, mgh, और इस पूरे की लेंथ आप क्या मान रहे हो, इस पूरे की लेंथ आप मान रहे हो L, और इसका मास है वो m। लेकिन यार यहाँ पे जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या थी, जब ये लटकी हुई थी तब इस पोटेंशियल एनर्जी इस हिस्से की निकाल लो, इस पार्ट की। तो ये देखो रेफरेंस पॉइंट ये है और ये नीचे की तरफ है, आप देख ही पा रहे हो यहाँ से, तो मतलब फोर्स रेफरेंस पॉइंट से जब आप नीचे जा रहे हो तो नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, तो जीरो तो यहाँ पहले से है, जीरो तो यहाँ पहले से है, माइनस, और एक माइनस और लगा दिया हमने, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है mg। तो मास क्या पूरा मास पे काम कर रहा है, अरे यार इसकी लेंथ L/2 है तो मास भी m/2 ही होगा, आप देख पा रहे हो ना। देखो जो मास है वो भी क्या होगा, m/2, यहाँ तक का मास जो लटक रहा है ना ये मास क्या होगा, m/2, और इनटू में g, ठीक है, इनटू में g, और इनटू में लेंथ क्या है L/2, सही है। और ये आपका इक्वल है वर्क डन बाय एक्सटर्नल। आपसे वर्क डन पूछा था है ना कि वर्क डन बताओ आप, क्वेश्चन में क्या कर रहा था, ऐसा लटका हुआ है इसने, तो फोर्स ने इस एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क डन कितना किया, तो आपको पता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वही हम लगा रहे हैं। देखो तो क्या वर्क डन हमारे पास आ गया यहाँ से, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ये हमारे पास आ चुका है, क्या आ चुका है, देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा mgL/4, ये आ गया हमारे पास mgL/4, ये हमारे पास क्या आ गया, mgL/4। समझ पा रहे हो, क्या ये आंसर सही आया है,
ये आंसर गलत है। अगर आपने ये किया था, ये आंसर अगर आपके पास आ गया है तो ये गलत है। क्यों गलत है सर? आपने यहाँ लेंथ ली L/2। अरे यार यही तो टुकड़ा था, आपने L/2 लेंथ कैसे ले ली? मैंने कहा था मास का सेंटर ऑफ मास लेना, उतनी लेंथ लेना। तो अगर ये पूरी L/2 थी तो आपको लेंथ लेनी थी L/4, तब जाकर के आपका क्वेश्चन क्या हो पाता, सही होता। अगर आपने ऐसे किया है तो गलत हो गया। तो इस टाइम आपकी लेंथ को क्या करना पड़ेगा, L/4, और जब आपका आंसर आएगा तो mgl अपॉन क्या आएगा, 8। ये आएगा mgl अपॉन 8। ये बात आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूं कि देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया गया था। आपको क्वेश्चन दिया था कि एक टेबल है, इस पे एक चैन को लटका के रखा गया है, उस चैन का मास है m, और ये जो लटका हुआ हिस्सा है इसकी लेंथ है L/2, और एक कोई ऊपर से फोर्स लग रहा है। जब इस चैन को वापस खींच लिया जाता है उस फोर्स की वजह से, तो उस फोर्स ने कितना वर्क डन किया। आपने बोला कि यार हमने पोटेंशियल एनर्जी की एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन और पढ़ी है। बोले क्या था उसमें? बोले ये था कि सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एक तो इक्वल होता है वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। ये वाली चीज तो यहाँ फेल हो गई। बोले सर एक चीज और पढ़ी थी। बोले क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अरे यही तो है, ये दूसरी फॉर्म में लिख दिया मैंने। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोले इक्वल होता है सर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है। बोले कि ये सरफेस है ना वो फ्रिक्शन लेस है, ऐसा मान लो, ठीक है। अच्छा तो बोले क्या करें? बोले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है फाइनल माइनस इनिशियल। बोले फाइनल, बोले जब ये चैन पूरी ग्राउंड पे आ जाएगी, फाइनल तो तभी होगा, खींच लिया, फाइनल पोजीशन तो यही है। बोले इस पे तो पोटेंशियल एनर्जी बोले 0 मान रही है हम, क्योंकि ये तो रेफरेंस पॉइंट है, तो बोले ये 0 कर दी हमने। बोले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, बोले रुको निकालते हैं। अच्छा इक्वल्स टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, मतलब ये F। अच्छा बोले कि इनिशियल, बोले पोटेंशियल एनर्जी अगर अपने को निकालनी है तो फॉर्मूला होता है बोले mgh। बोले लगा दो। बोले अच्छा। बोले ठीक है अभी लगाते हैं। बोले आपने रखा, मास रख दिया। बोले मास m/2। बोले क्योंकि बाहर नीचे यार, नीचे जो लटका हुआ मास है वो तो m/2 ही है, जो नीचे मास लटक रहा है वो तो m/2 ही है। बोले m/2 ले लिया, चलो ठीक है जी। ग्रेविटी को आपने ले लिया। बोले लेंथ, बोले लेंथ तो सेंटर ऑफ मास लेते हैं, जो जितना लटका हुआ हिस्सा ना उसका जो सेंटर है उसकी लेंथ अपने को, सॉरी बीच में आपका कैमरा, मतलब हमारा कैमरा आपका हमारा एक ही है, तो वो ऑफ हो गया था। देखिए तो क्या कहा मैंने कि जो मास है, हाँ बोले ग्रेविटी, हमने ग्रेविटी को तो जी लेना है। बोले लेंथ आप लोगे सेंटर ऑफ मास की, ये पूरा है ना, इसका सेंटर ले लो। तो लेंथ इसकी, तो अगर ये पूरी L/2 थी तो ये बची हुई क्या हो गई, L/4 हो गई। अच्छा तो यहाँ पे बोले कि एक्सटर्नल फोर्स कितना आ गया? बोले ये आ गया mgl/8। ये माइनस क्यों आया था? ये माइनस इसलिए आया था क्योंकि देखो रेफरेंस पॉइंट से नीचे काम हो रहा है, माइनस mgh बताया था। ऊपर होगा तो प्लस mgh, नीचे होगा तो माइनस mgh। रोड टाइप चीजें जब होती हैं तो उसके सेंटर ऑफ मास की लेंथ को लिया जाता है, ये चीज ध्यान रखनी है, इसके लिए क्वेश्चन करवाया। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्या है हमारे पास? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो एक स्प्रिंग ने कितना वर्क डन किया? तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, कंसेप्ट सेम है, कुछ नहीं है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी will equals to negative of work done by spring force, by spring force। तो स्प्रिंग फोर्स जितना वर्क डन करेगी उसका नेगेटिव है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। अरे कंसेप्ट तो सेम चलेगा यार, डेफिनेशन बदलेगी थोड़ी, डेफिनेशन वही है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स आपका जितना वर्क डन करेगा उतना ही इक्वल होगा किसके? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। अब यहां से हम चीजों को देखेंगे तो हमारे पास मान लो एक स्प्रिंग है, देखो यहां पे ये हमारे पास कोई एक फिक्स पॉइंट है और यहां पे हमारे पास एक स्प्रिंग है वो जुड़ी हुई है, और यहां पे एक मास को हमने ऐड कर दिया है, और इस मास का मास है m, इस मास का मास कितना है? m। एक ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे ऐड कर दिया है और जिसका मास है वो क्या है? m है, और ये स्प्रिंग की मान लो कि नॉर्मल पोजीशन है, स्प्रिंग की क्या मान लो? नॉर्मल पोजीशन है। अब स्प्रिंग की जब नॉर्मल पोजीशन है, आपने क्या किया? इस स्प्रिंग पे थोड़ा सा फोर्स लगाया, आपने इस स्प्रिंग पे थोड़ा सा फोर्स लगाया,
ठीक है। जब आप स्प्रिंग ने थोड़ा सा फोर्स लगाया होगा तो स्प्रिंग ने भी वापस आप पे फोर्स लगाया होगा। मान लो आपने इसको x मीटर क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। इस स्प्रिंग को आपने क्या कर दिया, x मीटर कंप्रेस कर दिया। तो ये स्प्रिंग ने इधर से फोर्स लगाया होगा, स्प्रिंग फोर्स में हम पढ़ चुके हैं। जब आप इधर से कंप्रेस करते हो तो वापस स्प्रिंग फोर्स लगाते हो, वो कितना होता है, kx। तो इधर से स्प्रिंग की वजह से जो स्प्रिंग फोर्स लगा होगा वो क्या लगा होगा, kx। वो इस डायरेक्शन में लगा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि आपने स्प्रिंग को इधर कंप्रेस किया था। तो स्प्रिंग ने इधर से एक फोर्स लगाया, क्या लगाया, kx लगाया। मान लेते हैं कि इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, आपने जो इधर डिस्प्लेसमेंट करवाया था वो क्या था, dx। आपने जो इधर डिस्प्लेसमेंट करवाया था वो मान लिया जाता है क्या है, dx। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, लिख देता हूं, ये आपका डिस्प्लेसमेंट, और ये है आपका स्प्रिंग फोर्स, ये है आपका फोर्स। इतनी बात क्लियर हो गई। हमारे पास स्प्रिंग है, हमने इसको कंप्रेस किया। आपने मान लो x डिस्टेंस इसको कंप्रेस किया, x डिस्टेंस आपने कंप्रेस किया कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपने मान लिया dx, और जो इधर से स्प्रिंग ने वापस जो फोर्स लगाया वो क्या हो गया, kx। क्या हो गया, kx, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। और यहां से अगर आपको वर्क डन बाय स्प्रिंग निकालना हो कि भाई स्प्रिंग ने वर्क डन कितना किया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू होता है वर्क डन बाय स्प्रिंग। अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो पहले वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो यहां से मैं लिखूंगा कि वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग किसके बराबर होगा, इसके लिए आप यूज करेंगे इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन देखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अरे याद है ना फॉर्मूला, अरे भूलना मत, वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, याद कर लो, है ना। तो इंटीग्रेशन और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना लगा सर, kx लगा, kx। डिस्प्लेसमेंट को कितना मान लिया सर, dx मान लिया। तो ये हमने लिया kx और dx, kx और dx। अच्छा, नेगेटिव ऑफ स्प्रिंग है, नेगेटिव वर्क डन, तो ये लो हमने नेगेटिव कर दिया। ये नेगेटिव इसलिए नहीं आया है, अब ध्यान से समझ लेना। देखो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट तुमने इधर किया, तो डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है इसलिए आए। वो माइनस तो बाद में जब रखूंगा ना, इस फॉर्मूले में रखूंगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तब आएगा। इधर से आपने कितना डिस्प्लेसमेंट करवाया, dx, और इधर से स्प्रिंग ने जो फोर्स लगाया बाहर की तरफ वो कितना लगाया, kx। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए नेगेटिव आया है। अब क्या करें सर, देखो लिमिट देखो, मान लो कि जहां पे आपने देखा, यानी जो चेंजमेंट हुआ ना ये स्प्रिंग के अंदर, वो कितना हुआ, एक पॉइंट को आप मान लो यहाँ पे, एक पॉइंट को मान लो x1 और एक को मान लो x2। तो स्प्रिंग के अंदर जो चेंजमेंट हुआ वो मान लेते हैं x1 से x2 हुआ, ठीक है। जो स्प्रिंग के अंदर पहले x1 पॉइंट था, बाद में कंप्रेस होकर के x2 पे आ गई, तो जो चेंजमेंट आया स्प्रिंग में वो मान लो कितना आया, x1 से x2। तो ये मैंने कर दिया, डिस्प्लेसमेंट हुआ x1 से x2, ये लिमिट हो गई। भाई इंटीग्रेशन तो ऐसे ही करते हैं, लिमिट तो देखनी पड़ती है इसमें। dx आपने डिस्प्लेसमेंट किया, dx तो एक टुकड़ा लिया ना हमने डिस्प्लेसमेंट का छोटा, तो x1 से x2 ये हमने मान लिया कि ये हमने टोटल, यहाँ पे x2 था, मान लो ये मास है ना, यहाँ पे चलो यही आपका x2 था, ठीक है। और x2 से आपने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो कितना किया, x1 तक कर दिया। आपने डिस्प्लेसमेंट कितना कर दिया, x2 से x1 तक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। x1 से x2 तक आपने डिस्प्लेसमेंट किया। अब इसका करो इंटीग्रेशन, तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, k तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा -k, और x का हो जाएगा x²/2। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता ही है, x dx का होता है x²/2, और लिमिट्स लग जाएंगी आपकी, ये x1 और ये हो जाएगी x2। 1/2 को भी बाहर निकाल देते हैं, क्यों बेचारे को परेशान करें। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, -k/2, और ये हो जाएगा आपके पास x2²। भाई x की जगह आपने x2 को तो बाहर निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, देखो x2, x का स्क्वायर है तो एक बार तो x की जगह x2 रखोगे, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो x2 रख रहा हूँ, पहले x2 और x2 का स्क्वायर, फिर माइनस मैंने x1 रखा, अपर लिमिट रख दी, अब माइनस लोअर लिमिट क्या है, x1, तो x1 का स्क्वायर, और ये हमारे पास हो चुका है -k/2, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, यानी वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ये चल रहा है। इसको SP कर देता हूँ, आपको नहीं समझ आए तो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, है ना। अब देखो x2² माइनस x1², अच्छा ये क्या है, वर्क डन बाय स्प्रिंग, ये बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, ये बिल्कुल होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। अच्छा माइनस पहले से है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
और एक तो फॉर्मूला में ही माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा k/2 और ये बचेगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये आपके पास बचेगा 1/2 k, या तो इसको ऐसे लिख दो 1/2 k, या k/2 भी ठीक है, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। और ये चेंजमेंट इन क्या है, चेंजमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी, तो कैसे लिख सकते हो इसको, तो ये पोटेंशियल एनर्जी एट x2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट x1। ये स्प्रिंग फोर्स की बात हो रही है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट x2, चेंजमेंट इन पोटेंशियल, तो x2 पहले x2 पे क्या पोटेंशियल थी, माइनस चेंजमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी x1 कि x1 के ऊपर क्या पोटेंशियल था, फिर उसके बाद इक्वल्स टू क्या आ जाएगा k/2 जो हमारे पास यहाँ से आया। चाहो तो इसको ऐसे लिख दो 1/2 k, थोड़ा देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो 1/2 k क्या हो जाएगा 1/2 k, और ये हो जाएगा आपके पास कितना x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया जिससे आप दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को निकाल सकते हो। देखो ये पॉइंट था, आपने कंप्रेस किया x2 से x1 तक, तो x2 पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस x1 पे पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी किसके, जो वर्क डन किया, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। और वो ये है आपके पास 1/2 k x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो ये आपके पास एक बेस्ट फॉर्मूला ड्राइव हो गया है जब आपको ये निकालना हो कि किसी स्प्रिंग को, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, किसी स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया हो x1 से x2 तक या x2 से x1 तक, यानी आपको बोला है कि स्प्रिंग की लेंथ है वो 5 मीटर है और उसको 5 से लेके 3 तक एक्सपेंड कर दिया गया, यानी 3 तक कंप्रेस कर दिया गया है, या 5 से एक्सपेंड कर दिया है 7 तक, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, तो आप लगाओ यहाँ पे लिमिट 5 to 7, 5 to 3, जो भी आपकी लिमिट है वो लगाओ, और उसके बाद यहाँ पे रखो x, जो बीच की डिस्टेंस कितना 2 हो गया ना, और इनटू में dx, तो उससे आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे सीधा 1/2 k स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया हुआ मिल जाएगा क्वेश्चन में, और यहाँ पे x2 की वैल्यू दी हुई मिल जाएगी, x1 की वैल्यू दी हुई मिल जाएगी, तो यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ऐसे करके और आप इजीली सोल्व कर सकते हो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया। लेकिन क्या हो कि अगर हमें बिल्कुल एक सही एग्जैक्ट पॉइंट दे दिया जाए, ठीक है, जैसा कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में दिया जाता है कि भाई आपके पास एक मास है इस तरह से और स्प्रिंग को कंप्रेस किया जा रहा है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आगे बताता हूँ। देखो तो यहाँ पे देखो, अब आपसे क्या कह रहा है कि आप इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, डायग्राम को थोड़ा सा डायग्राम को चेंज करेंगे, ठीक है। तो आपके पास एक स्प्रिंग है, ये देखो ये एक स्प्रिंग है आपके पास, और लास्ट में आपने एक मास जोड़ा हुआ है m, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, तो आप इसको रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, भाई इस पॉइंट पे नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0, एक रेफरेंस पॉइंट तो आपको मानना ही पड़ता है। तो नेचुरल, कोई ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जिसमें नेचुरल स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ, आपको बोला कि स्प्रिंग की लेंथ है वो 5 मीटर है, तो इसको आप क्या मान लो, नेचुरल लेंथ, यानी इस पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको वो बोल रहा है कि आप क्या कर दो, इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दो, आप इसको x मीटर कंप्रेस कर दो या x मीटर एक्सपेंड कर दो। भाई सीधी सी बात है, ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट से या तो अंदर की तरफ आप जा सकते हो या बाहर की तरफ आप आ सकते हो, या तो x मीटर इसको बाहर की तरफ एक्सपेंड कर सकते हो, यहाँ से ऐसे खींच दो, या इसको x मीटर अंदर की तरफ कंप्रेस कर सकते हो। तो इस बार आप क्या मान लो, x2, ये जो x2 है ना, इसको तो आपको क्या मानना पड़ेगा, जो x2 है उसको तो आपको मानना पड़ेगा x, क्योंकि आपने x मीटर किया है, और दूसरा जो आपका x1 है वो इस बार अपन ने 0 ले लिया, तो x1 को आपको क्या मानना पड़ेगा, 0, x1 को आपको मानना पड़ेगा क्या, 0, सीधी सी बात है। अब आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगा, तो देखो यहाँ से इस फॉर्मूला में मैं क्या लिखता हूँ, UX2, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट x2, x2 को मैं क्या मान रहा हूँ, x2 को मैं मान रहा हूँ x, तो पोटेंशियल एनर्जी x पे कितनी है वो तो मुझे निकालनी है, तो ये मैंने लिखा पोटेंशियल एनर्जी ऑन x माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑन x1, मैं कह रहा हूँ x1 को 0 मान लो, रेफरेंस पॉइंट है तो मेरा, ये पॉइंट तो मेरा क्या है, रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। अरे बताया था ना, जैसे ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट मान लो ऊपर और नीचे, तो बीच में 0, ऊपर mgh, ठीक है। इसी तरह से इधर से एक फॉर्मूला निकल आएगा, देखो अभी तो इस पे 0 मान रहे हैं तो ये तो 0 हो गया। अब इस 0 को -0 चाहे लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ, और ये हो गया k, आगे फॉर्मूला उसको लगाओगे। अच्छा x2 को आप क्या मान रहे हो, x2 को x मान रहे हो, तो लगाओ x का स्क्वायर
माइनस, यहाँ पे x1 को क्या मान रहे हो, x1 को 0 मान रहे हो, ये आपने माना 0, तो ये लगा दो 0 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी x पॉइंट पे क्या हो जाएगी, 1/2 kx स्क्वायर, ये हो जाएगी 1/2 kx स्क्वायर। अच्छा, आप एक्सपेंड करो चाहे इसको कंप्रेस करो, दोनों ही सिचुएशन में जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, वो यही आएगा। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये कैसे आएगा सर, अगर आप सोचो इस 0 पॉइंट से आप अगर बाहर की तरफ एक्सपेंड करते, उसको -x लेते, तो देखो -x का स्क्वायर करते तब भी x स्क्वायर ही आता, किसी भी चीज़ का स्क्वायर करते हैं तो उसका माइनस हट जाता है। तो -x स्क्वायर लिखते, आप ऐसे लिखते -x स्क्वायर, तो भी क्या आता है, x स्क्वायर, सीधी सी बात है, यही होता है ना। तो आप चाहे इसको एक्सपेंड करो चाहे इसको कॉन्टैक्ट करो, आपको क्या बोलेगा, एक स्प्रिंग की लेंथ इतनी है, ठीक है, बोल दिया आपसे। अब आपसे बोलेगा कि मैंने 4 मीटर 5 मीटर उसको या तो एक्सपेंड किया है या फिर मैंने उसको कंप्रेस किया है, तो तू बता पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो बोला अभी लगाता हूँ फॉर्मूला, ये लो, ½ kx स्क्वायर, हाफ के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी, x कितना कंप्रेस कर रहा है या कितना एक्सपेंड कर रहा है वही तो है, -5 मीटर कर रहा है कि 5 कर रहा है, उसको लगा के उसका स्क्वायर कर दो, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी x मीटर कंप्रेशन पे या x मीटर एक्सपेंशन पे। समझ पा रहे हो, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई होगी बात। पहले आपको 2 पॉइंट थे, ठीक है, उससे अपन ने क्या निकाल लिया, एक बढ़िया फॉर्मूला निकाल लिया, जैसे mgh निकल गया था ना, mgh लगाओ निकाल लो, वैसे ही आपके पास आ चुका है 1/2 kx स्क्वायर। इसकी ज़रूरत बहुत कम बार पड़ती है, इसकी ज़रूरत आपको हमेशा पड़ेगी, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आपको देखने को मिलते हैं। स्क्रीनशॉट लो। देखो एक क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, इफ 20 जूल एनर्जी इज स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग, एक स्प्रिंग के अंदर 20 जूल एनर्जी स्टोर है, व्हेन इट इज एक्सपेंडेड बाय x डिस्टेंस। तो एक नॉर्मल स्प्रिंग मान लेते हैं हम यहाँ, देखो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा स्टैंड है जिसपे एक स्प्रिंग है वो ऐड है कुछ इस तरह से, और अभी इसके ऊपर चलो एक मास लगा देते हैं m, और आपको बोला है कि इसको x मीटर एक्सपेंड कर रखा आपने, कितना, x मीटर आपने इसको एक्सपेंड कर रखा है। इस टाइम पे बोला कि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो कितनी है, देखो क्या बोला, 20 जूल एनर्जी स्टोर्ड, सीधी सी बात है। तो आपको बोल रहा है जो एनर्जी स्टोर है, स्टोर्ड एज x, जब आपने x पे इसको किया हुआ है तो 20 जूल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में गिवन है। फिर आपसे कह रहा है कि फाइंड हाउ मच एनर्जी विल स्टोर इन इफ इट इज एक्सपेंडेड बाय 2x डिस्टेंस। तो क्या हो अगर आप इसको अगर एक्सपेंड ना करके इसको 2x डिस्टेंस एक्सपेंड करते, यानी आप इसको यहाँ से लेकर के आप बिल्कुल यानी x डिस्टेंस से लेकर के 2x डिस्टेंस तक इसको एक्सपेंड कर रहे होते, 2x तक आप इसको एक्सपेंड कर देते, तो एनर्जी कितनी होती। तो सबसे पहली बात, थोड़ी देर पहले हमने स्प्रिंग के लिए जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला निकाला था। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग आपके पास क्या होती है, देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग आपके पास होता है 1/2 kx स्क्वायर, और आपको इस kx स्क्वायर, ½ kx स्क्वायर की वैल्यू पहले से दे ही रखी है। अगर आपने इसको x एक्सपेंड किया हुआ है तो ये आपको दे रखा है 20 जूल, तो 20 जूल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ½ kx स्क्वायर। यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। पहले से बोल रहा है क्वेश्चन में कि भैया आपने अगर इसको x मीटर या जो भी x डिस्टेंस पे क्या कर रखा है, एक्सपेंड कर रखा है, खींच रखा है इस स्प्रिंग को, तो नॉर्मल पे तो 0 होगी, इस पॉइंट पे तो आप मान लो 0। जब इसने आपको आपने x एक्सपेंड किया तो इसकी 20 जूल एनर्जी थी, लेकिन अगर आप इसको 2x कर देते तो x की जगह पे कर दो 2x, तो उस टाइम पे जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, देखो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हो जाएगी हमारे पास ½ और k 2x स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से आप करोगे u इक्वल्स टू ½ और k इंटू 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 4x स्क्वायर। इसको हम चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखो 4x स्क्वायर है, इसको चाहो तो यहाँ से काट दो, ये 2 आ जाएगा, ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इससे अपने पास एक सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा, देखो 4x स्क्वायर है और यहाँ पे 2 है। अगर अपन इसको ½ kx स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहें तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये आपके पास u है, इसको ऐसे का ऐसे छोड़ दो, u इक्वल्स टू ½ kx स्क्वायर, इतना तो ठीक है, ½ kx स्क्वायर और इनटू में 4,
क्या इसको ऐसे लिख सकते हो आप? कोई प्रॉब्लम है? देखो हाफ के एक्स स्क्वायर और इनटू में 4। अब देखो जो हाफ के एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो क्वेश्चन में आपको दी हुई है पहले से 20 जूल, तो ये आपने किया 20 इनटू में 4, तो आपके पास जो एनर्जी निकल के आई वो कितनी है? 80 जूल। 80 जूल आ गई। क्या ये आपका आंसर है? नहीं। देखो क्या पूछा आपसे, इफ 20 जूल एनर्जी इज स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग व्हेन इट इज एक्सपेंडेड बाय एक्स डिस्टेंस। जब एक्स डिस्टेंस आपने इसको खींचा था ना तो एनर्जी 20 जूल थी, ठीक है। फाइंड हाउ मच एनर्जी विल बी स्टोर इन इफ इट इज एक्सपेंडेड बाय 2x डिस्टेंस। कितनी एनर्जी इसके अंदर क्या होगी? स्टोर होगी। तो 80 जूल होगी, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आपसे ये पूछता कि व्हाट इज द डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, कितनी ज्यादा एनर्जी, हाउ मच एनर्जी विल स्टोर, अगर ये पूछता हाउ मच एनर्जी मोर एनर्जी विल बी स्टोर, अगर यहां पे ऐसे कर दिया जाता ना मोर एनर्जी विल बी स्टोर, इस सिचुएशन में तो सही है आपका 80 जूल आंसर है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर इसमें और ज्यादा एनर्जी आपसे पूछ रहा होता तो आप 80 में से क्या कर देते? 20 को माइनस कर देते, जिसकी वजह से आपके पास जो इसका डिफरेंस आता है वो 60 जूल आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन आपको अभी मोर इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा है, ठीक। तो यही है फॉर्मूला लगाना। आपको कोई भी जब एक स्प्रिंग दी जाती है, आप ये देखिए कि उस स्प्रिंग की जो नॉर्मल पोजीशन है उस पर आप पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानिए, ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। और उसके बाद अगर इसको कंप्रेस किया जा रहा है तो एक्स डिस्टेंस 5 मीटर 10 मीटर कुछ भी देगा कि इतने मीटर हमने इसको कंप्रेस किया है, इतने सेंटीमीटर कंप्रेस किया है, या फिर एक्सपेंड करने के लिए देगा। फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, ये आपके पास हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में देगा, और जो एक्स है उसकी वैल्यू भी देगा, भाई कितना आपने एक्सपेंड किया है, कितना आपने कंप्रेस किया है। सिंपल है, इसका स्क्रीनशॉट लो। सो ये था हमारा आज का वीडियो पोटेंशियल एनर्जी के लिए, जिसके अंदर हमने समझा कि पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, और बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक समझा, और साथ में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करी, और उसके बाद जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है उसको भी साथ में एक्सप्लेन किया। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर के पार्ट 4 में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।